दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे यूक्रेन संकट के बारे में। यूक्रेन संकट का मुख्य जिम्मेदार कौन है? क्या रसिया इसका जिम्मेदार है जो उस पर बम वर्षा कर रहा है, या यूक्रेन ने पुतिन को उकसा दिया है, या एक सामरिक क्षमता वाला संगठन जिसे हम नाटो कहते हैं वो जिम्मेदार है, अथवा दूर बैठा हुआ एक ऐसा देश जो यूक्रेन और रसिया को आपस में लड़ा रहा है, अर्थात अमेरिका, अर्थात इसका मास्टरमाइंड कौन है? तो दोस्तों इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं 18वीं शताब्दी के बारे में। 18वीं शताब्दी साम्राज्यवाद का युग था और यूरोप की कई कंट्रियों ने पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत स्थापित की, जिनमें से दो प्रमुख राष्ट्र थे। पहला ब्रिटेन और दूसरा फ्रांस। ब्रिटेन के बारे में कहा जाता है, अर्थात अंग्रेजों के ज़माने में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, अर्थात उन ब्रिटिशों ने यानी ब्रिटानिया ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कब्जा कर रखा था। यूरोप में तो वो थे ही, अफ्रीका महाद्वीप के लोगों को तो इतना तंग किया, इतना प्रताड़ित किया, पूरी दुनिया में शायद कहीं जघन्य अपराध इतना नहीं हुए होंगे जितना कि अफ्रीका में किया गया है। भारत में भी वही हाल रहा है। जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया पे कब्जा किया है, चीन पे कब्जा किया है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर ब्रिटिश वासियों का भी कब्जा था। तो कहीं ना कहीं से तो उन्हें सूर्य दिखाई पड़ता था। इसीलिए कहा जाता है अंग्रेजों के समय में सूर्यास्त कभी नहीं होता था। लेकिन 1940 के दशक आते आते ब्रिटिश साम्राज्यवाद की कमर टूटने लगी और बहुत सारे देश आजाद हो गए। 1939 से 45 विश्व युद्ध चला और इस विश्व युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि अगली प्रभुसत्ता पूरे विश्व में किसकी बनेगी। ब्रिटेन की रहेगी, फ्रांसीसी की रहेगी, डेनमार्क की रहेगी, या रसिया की रहेगी, या संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस दौरान कई बड़े परिवर्तन किए। इनमें सबसे बड़ा एक परिवर्तन था ब्रेन गेन का। अमेरिका ने दुनिया की प्रतिभा को अपने देश में आकर्षित किया, जिसे हम ब्रेन गेन कहा, अर्थात दुनिया के प्रतिभाशाली व्यक्तियों को आकर्षित किया, उनको अच्छा पैकेज दिया और अपने देश में व्यवस्थाएं दी ताकि वो आए और उनके देश का डेवलपमेंट करें। तो 1950 के दशक के बाद ज़्यादातर आप आविष्कार देखेंगे तो वो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही किए गए हैं, कि वहाँ के लोगों ने किया है, क्योंकि ब्रेन गेज प्रोग्राम इनका काफ़ी सफल रहा है। दूसरी तरफ 1945 के आसपास जब विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो इस विश्व युद्ध में कई सारे देशों की कमर टूट चुके थे। जैसे जापान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, इटली भी कमर टूट चुके थे, जर्मनी को रगड़ चुके थे मित्र राष्ट्रों ने, ब्रिटेन और फ्रांस भी कमजोर पड़ चुके थे। अब यहीं से अमेरिकी वासियों ने पूरी दुनिया में अपनी बादशाहत स्थापित करने की कोशिश की और इसके लिए कई तरीके से इन लोगों ने प्रयास किया। सबसे पहला प्रयास था अर्थव्यवस्था को लेकर, क्योंकि साम्राज्यवाद का युग तो समाप्त हो चुका था। अब साम्राज्यवाद वाली व्यवस्था नहीं हो सकती थी, क्योंकि बहुत सारे कंट्री आज़ाद हो गए और उनको गुलाम बनाना इतना आसान नहीं रह चुका था। तो अमेरिका ने इस साम्राज्यवाद का एक नया रूप स्थापित करने की कोशिश की, और वो था पहला बिंदु कि दुनिया में अमेरिका की अर्थव्यवस्था को थोप दिया जाए, और दूसरा था कि दुनिया में कोई भी राजनीतिक क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में बादशाहत स्थापित ना किया जाए कर सके। तो इन मुद्दों पर सबसे पहला मुद्दा था कि विश्व अर्थव्यवस्था पे अमेरिका का प्रभुत्व कैसे जमे। इसके लिए उसने कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का सहारा लिया, जिनमें से प्रथम दो थे IMF और वर्ल्ड बैंक। इन बैंकों के माध्यम से अमेरिका ने बड़ी मात्रा में अपने देश का डेवलपमेंट किया। ठीक उसी तरीके से
जैसे आपके क्षेत्र में कोई बैंक खुल जाती है तो आप छोटा मोटा धन बचत करके बैंक में रख देते हो, जबकि वहीं पर बड़े आदमी उस बैंक से लोन लेके अपने उद्योग को डेवलप करते हैं। ठीक आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अमेरिका जैसे देशों को डेवलपमेंट की राह पकड़ा दी और वो तेजी से डेवलपमेंट हो गए। वहां का औद्योगिकरण भी आगे बढ़ता चला गया। जब औद्योगिकरण तेजी से हो गया तो वहां अब समय आया कि वहां का जो तैयार माल था उसको कहां पहुंचाया जाए। तो उसके लिए अमेरिका ने डब्ल्यूटीओ का सहारा लिया और डब्ल्यूटीओ की सहायता से उसने बहुत सारे कंट्रियों के व्यापारिक मार्ग को खुलवा लिया और कुछ ऐसे नियम भी बनाए जो उनके औचित्य को स्थापित भी कर सके। तो हम ये कह सकते हैं अप्रत्यक्ष तरीके से या प्रत्यक्ष तरीके से वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और डब्ल्यूटीओ, इन सबका जो बेहतर लाभ हुआ है वो अमेरिका का हुआ है। यही कारण है कि 1950 के दशक से लेकर 2022 तक अमेरिका की अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में एक सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के रूप में पहचानी जाती रही है और जानी जाती रही। दूसरी तरफ राजनीतिक क्षेत्र में, सामरिक क्षमता के क्षेत्र में उसने एक संगठन बनाया। वो जानता था कि अब हमारे सामने एक ही राष्ट्र आ सकता है और वो था सोवियत संघ, क्योंकि पूरी दुनिया में सोवियत संघ ही अमेरिका को चुनौती दे रहा था। ब्रिटेन कमजोर चुका था, इटली, जर्मनी, जापान, तुर्की, ये कमर टूट चुकी थी। अब बचा कौन था? सिर्फ रसिया बचा था, जो तेजी से डेवलपमेंट कर रहा था, जिसे उस दौरान सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। तो अमेरिका ने एक ऐसा षड्यंत्र रचा, यहां पर सामरिक क्षमता और दूसरी तरफ कूटनीतिक पहलुओं के माध्यम से सोवियत संघ को तोड़ने का प्रयास किया। अमेरिका के एक राष्ट्रपति थे जो वैज्ञानिक सोच वाले थे और उन्होंने सोवियत संघ को स्पेस एजेंसी की तरफ खींचा और उसमें अपनी प्रतिस्पर्धा दिखाने की कोशिश की। अमेरिका की अर्थव्यवस्था मजबूत हो चुकी थी। वो जानता था कि रसिया की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत नहीं है और जब स्पेस एजेंसी को लेकर प्रक्षेपण की शुरुआत हुई तो कभी रसिया 1 करता, कभी अमेरिका को देख के 2 करता, कभी अमेरिका को देख के 3 करता और अरबों खरबों रुपया सोवियत संघ ने स्पेस एजेंसी में व्यय कर दिया। अर्थात सोवियत संघ की जेब खाली हो चुकी थी। सोवियत संघ का इसी बीच 1991 के आसपास, 1991 में सोवियत संघ कई राष्ट्रों में बिखर जाता है। उसका मुख्य कारण था सोवियत संघ की कमजोर अर्थव्यवस्था। इस एग्जाम्पल को आप ठीक इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे एक पिता के 5 बेटे हैं। जब तक पिता की आय बरकरार रहती है तो सारे मदों में पिताजी का धन खर्च होता है, तो सारे बेटे साथ रहते हैं, और जैसे ही पिता की आय के स्रोत कमजोर हो जाते हैं वैसे सारे बेटे अपने अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना काम करने लगते हैं। छोटा भाई, बड़ा भाई सब आपस में अपना अलग अलग देखने लगते हैं कि हम साथ में बन नहीं पड़ेंगे। वही हाल सोवियत संघ का हुआ। सोवियत संघ कई टुकड़ों में विभाजित हो गया और इस सोवियत संघ जब अलग हो गया तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1950 के दशक में एक संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो। और नाटो का काम ही यही था रसिया को या सोवियत संघ को अब बिखर चुका था, उसको किसी न किसी तरीके से काउंटर करना, उससे लगने वाली सीमाओं पर नाटो की सेनाओं को तैनात करना। संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ी ही चालाकी से यूरोपीय कंट्रियों को अपने पक्ष में लिया और इनसे उसने 2 माध्यम अपनाए। एक तो ये व्यापारिक माध्यम का मार्ग खुलवा दिया इस नाटो के जरिए, और दूसरा है रसिया को काउंटर करने की कोशिश की। और इस नाटो को लेकर
कई देश रसिया के खेमे से निकल के अमेरिकी खेमे में चले गए, जो अमेरिकी हितों का पालन कर रहे थे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर बचाव की मुद्रा को लेकर वो किस तरीके से संयुक्त राज्य अमेरिका के हितों का पूरा कर रहे थे। और नाटो जो है अपनी सेनाओं को रूस के बॉर्डर पे लगाते चले जा रहे हैं। और ऐसी ही अवस्था में एक ऐसा देश फंस गया जिसका नाम है यूक्रेन। अब यूक्रेन में बहुत कुछ प्रांत हैं, जैसे क्रीमिया है। क्रीमिया में और रूस के जो पूर्वी प्रांत हैं उनमें रसियन विचारधारा के लोग रहते हैं, और जाहिर सी बात है वो रसिया का समर्थन करते हैं। नाटो ये कहता है कि यदि यूक्रेन नाटो की सदस्यता लेता है तो हमारी सेनाएं यूक्रेन की सुरक्षा करेंगी। वही रसिया कहता है कि नाटो एक सामरिक क्षमता वाला संगठन है और हम नहीं चाहते हैं कि कोई हमारे देश के बीच में आकर अमेरिकी हितों का रक्षा करे। ऐसी अवस्था में दोनों के मध्य संघर्ष तो होना ही होना है। तो यहाँ पर रशिया और यूक्रेन को समझने की ज़रूरत है कि वो एक दूसरे के कंट्री पर हस्तक्षेप ना करें और एक दूसरे के पूरक बने। अमेरिका को लेकर वो संघर्ष ना करें। अन्यथा अगर रशिया यूक्रेन पे बहुत बमबारी करती जाएगी तो रशिया के लिए यूक्रेन एक नाशूर बन जाएगा और ये सदैव एक ऐसी पिन की तरह रहेगी जो रशिया को सदैव चुभती रहेगी। तो रशिया को यूक्रेन में बहुत ज़्यादा बमबारी करने की ज़रूरत नहीं है। शांतिपूर्वक मामले को सुलझाए और अमेरिका के इस जाल में ना फंसे। अमेरिका तो चाह ही रहा है कि रसिया किसी न किसी तरीके से कमज़ोर पड़े। तो दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे कि ये पूरा का पूरा षड्यंत्र कहीं ना कहीं संयुक्त राज्य अमेरिका का बनाया हुआ है, जो आज से कई दशक पहले तैयार किया गया था, जिसका परिणाम आज निकल रहा है। आज ये अवस्था आ गई कि विश्व युद्ध अर्थात थर्ड वर्ल्ड वार की संभावना बनी हुई है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।